हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जितेंद्र कुमार देवांगन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का जो सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यहाँ साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये हमको पता रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि फसल का उत्पादन किस प्रकार करते हैं तथा उसका प्रबंधन मतलब उसको किस प्रकार से हम लोग सुरक्षित रखते हैं, इसके बारे में हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो फसल का उत्पादन कौन करता है बच्चों? कौन करता है? हम लोग जानते हैं सभी कि कौन करते हैं। तो फसल का उत्पादन करता है बच्चों किसान। कौन करते हैं बच्चों? किसान, फार्मर करता है। फसल का उत्पादन कौन करता है बच्चों? किसान। तो आप जब भी किसान के घर जाओगे, कोई भी किसान, जैसे आप लोग भी, आपके माता पिता या आसपास कोई भी किसान होंगे, तो आप उसके घर जाओगे तो आप लोग को बहुत सारे जो किसान होते हैं उनको बहुत सारे सामान की आवश्यकता होती है, बहुत सारे औजार लगते हैं उनको। जैसे आप देखिए होगे खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। हम लोग क्या करते हैं, किसी के किसान के यहाँ जाएंगे तो हमको ये सभी चीज़ देखने को मिलता है। अब हम किसान से हमको क्या मिलता है बच्चों? किसान करते हैं फसल का उत्पादन। तो फसल का उत्पादन करते हैं जिससे हमको क्या मिलता है? भोजन मिलता है। सभी शहर में जितने भी लोग रहते हैं उनको भोजन तो कहाँ से मिल जाता है? चावल कहाँ से मिल जाता है? दुकान से मिल जाता है। पर वो दुकान से कहाँ से आया होगा बच्चों? उस फसल को कौन उगाया होगा? किसान उगाया। तो किसान हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों, है ना। इसीलिए हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को बुक को लेके चलना है, बुक को अपने सामने रखना है और जो भी पॉइंट मैं बोलूँगा उसको नोट करते जाना है, करते जाना है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, भोजन क्या होता है? भोजन क्या होता है दिया है अपने को। आप जानते हैं कि सभी जीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन में संपादन करते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चों? एनर्जी। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। जिससे हम लोग क्या करते हैं? पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन, ये कि सभी कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? भोजन के द्वारा ही होता है। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं? कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं? मतलब कृषि पद्धतियाँ का मतलब ये है बच्चों कि हम लोग कृषि में कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है हमारा बच्चों, पहला प्रश्न ये बनता है कि फसल क्या है? फसल किसे कहते हैं? तो जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म का मतलब जिसमें धान का है लगा दिया, सोयाबीन लगा दिया, ये गेहूं का लगाया, पूरा एक जो मेरा प्लॉट रहेगा, पूरा प्लॉट रहेगा, मेरा जमीन रहेगा, उसमें पूरा एक ही चीज़ का खेती करूं। जैसे यहाँ पर लिखा है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, ऐसे छोटे से जगह में नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर उसी का हम लोग खेती करें, उसको कहते हैं, मैं फसल बोलता हूँ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं फसल। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण उदाहरण में हमेशा देना बच्चों, जैसे 2 नंबर में पूछे या 1 नंबर में पूछे, आपको एग्जाम्पल देना ही है। जैसे गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूँ के से है। ठीक है। मतलब किस फसल क्या है? जिसमें गेहूं का फसल पूरा उस प्लॉट में पूरा उगा रहा हूँ, तो उसका फसल से रिलेटेड क्या है बच्चों कि मैंने उस पूरा प्लॉट पर बड़े पैमाने पर गेहूं का मतलब फसल उगाया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, और क्या देखा हम लोग। जैसे आप लोग जानते होंगे विभिन्न प्रकार की फसल होती हैं, है ना। जैसे मैंने कोई भी अन्न जैसे चावल उगा लिया, सब्जियां, फल, जैसे ये मौसम के आधार पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको उगाते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे देश में, भारत देश में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। जैसे पहले आता है बरसात का मौसम, उसके बाद ठंड का मौसम आता है, उसके बाद आता है गर्मी का मौसम। तो हर मौसम में अलग अलग फसल हमारे देश में क्या होता है, बोए जाते हैं बच्चों। ठीक है, यही बोए जाते हैं। तो इसके कारण जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के फसल बोए जाते हैं। तो इसी के आधार पर इसको हम लोग मौसम के आधार पर कि कौन से मौसम में कौन से फसल हम लोग बोते हैं, उसी आधार पर फसलों को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। तो पहला होता है बच्चों खरीफ फसल और दूसरा होता है रबी फसल। अब खरीफ फसल क्या होता है सर? आप बोलोगे खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ फसल वे होते हैं बच्चों जिसे हम लोग वर्षा ऋतु में बोते हैं। वर्षा ऋतु में कब आता है सर? वो जब जून जुलाई के महीने में जैसे बारिश आना स्टार्ट होता है, उसी महीने में जब हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे उस महीने में क्या बोलते हैं हम लोग ज़्यादातर?
क्या बोलते हैं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें। तो खरीफ फसलें किसे बोऊंगा, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। ठीक है, जो जून से सितंबर तक होती हैं, देखो दिया है जून से सितंबर तक होती हैं, मतलब अधिकतर वर्षा कब होती हैं, जून से सितंबर के बीच होती है ना। उसके बाद तो ठंड का मौसम आ जाता है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा रबी फसल। अब रबी फसल क्या होते हैं बच्चों, जो शीत ऋतु मतलब ठंड के दिन, जैसे देखे होंगे जो शीत मतलब जो ठंड का दिन आता है तो उस दिनों में आप लोगों को बहुत कोहरा दिखाई देता है, कि क्या है बच्चों, शीत है, तो शीत ऋतु बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, शीत ऋतु। यहाँ अक्टूबर से मार्च तक होता है। इसके अंतर्गत कौन से फसल आते हैं, गेहूँ, चना, मटर। जैसे ये खरीफ फसल को हम लोग काटते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग रबी फसल को बो देते हैं। जैसे आप लोग देखोगे धान की फसल की कटाई कर देते हैं, उसके बाद चना, गेहूँ, मसूर, जो भी अरहर है, क्या भी कुछ भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, बो देते हैं बच्चों। तो ये हो गया मेरा खरीफ फसल और रबी फसल। दोनों में अंतर पता रहना चाहिए कि क्या होता है, इसे कब कौन से महीने में बोया जाता है। अब दिया है आधारित फसल पद्धतियाँ। आधारित फसल पद्धतियाँ, तो हम लोग कृषि पद्धति, देखो क्या क्या बोला है, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप एक अवधि में करने पड़ते हैं। मतलब फसल उगाना हम लोग एक निश्चित अवधि में करते हैं बच्चों, तभी वो फसल क्या होगा, उगेगा। मतलब कभी भी बो देंगे ऐसा नहीं होता, एक निश्चित वातावरण के आधार पर ही उसको उगाया जाता है। जैसे कई फसल ठंड के दिनों में उगते हैं, कई फसल गर्मी में उग जाते हैं, पर हर फसल ऐसा नहीं होता कि हर फसल गर्मी में उग जाए। ऐसा होता तो जैसे सेब का हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो हमेशा सेब का फसल देखे होगे आप लोग, ठंड के इलाके में होता है, तो हमारे तरफ उसको नहीं उगा सकते। मतलब जैसे अदर इलाके बोले, जैसे रायपुर बोल दिया, मतलब कोई भी अलग इलाका, मतलब जैसे छत्तीसगढ़ एरिया बोल दिया, या किधर भी मैंने बोल दिया, तो वहाँ पर नहीं उगा सकता ना मैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ठंड नहीं रहता वहाँ ज़्यादा, तो मैं ठंड इलाके में उसको उगा दे जाता हूँ। तो हर एक जितने भी हम लोग किसान लोग जो काम करते हैं, वो वातावरण को देखते हुए करते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे को उगाने के लिए करते हैं, ये क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं। अब कृषि पद्धति क्या क्या हैं हम लोग अभी देखेंगे। तो कृषि पद्धतियाँ ये हैं बच्चों की फसल को उत्पादन करते हैं तो कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से स्तर हम लोग अपनाते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करते हैं मतलब मिट्टी को भुरभुरा बनाएंगे, हम लोग उसका जुताई करते हैं। ज़मीन में क्या करते हैं, जुताई करते हैं, मतलब ट्रैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं खेत का। या फिर बैल, आप लोग देखे होंगे कि अभी भी करते हैं और पहले से करते आ रहे हैं कि बैल से क्या करते हैं, जुताई करते हैं, हल लेकर बैल से जुताई करते हैं। तो मिट्टी तैयार करते हैं। उसके बाद जैसे ही मिट्टी तैयार हो गया, हम लोग उसमें क्या करते हैं, बुआई करते हैं। बुआई कर देते हैं मतलब बच्चों, हम लोग जो भी फसल हमको बोना है, जैसे गेहूँ बोना है, मेरे को धान बोना है, जो भी फसल है उसको मैं बोता हूँ। मतलब बोना मतलब उसको खेत में डालना होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या दे देते हैं, खाद दे देते हैं एवं उर्वरक दे देते हैं। तो खाद एवं उर्वरक क्यों होता है बच्चों, कि खाद और उर्वरक ये करता है बच्चों कि जो पोषक तत्व पौधों को मिलना चाहिए वो किसके माध्यम से मिलता है, खाद और उर्वरक के माध्यम से, जिससे पौधों में जो उत्पादन शक्ति बोल सकते हैं, बीज की उत्पादन शक्ति है, मतलब जैसे बढ़ोतरी होता है। जैसे बोल रहे हैं हम लोग 1 एकड़ में 10 क्विंटल धान हो रहा है, तो उसकी उत्पादन शक्ति लगभग बढ़ जाएगी, जैसे 12-15 क्विंटल हो गया, ऐसा टाइप का। तो उत्पादन को बढ़ाने में होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग बच्चों, सिंचाई। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तब तक तो फसल हो ही गया नहीं। मतलब सिंचाई मतलब होता है पानी डालना बच्चों, पानी डालते हैं तभी उसको भी बोलते हैं हम लोग सिंचाई। और उसके बाद बोलते हैं खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार देखे होंगे आप लोग बच्चों, क्या देखेंगे कि जब भी हम लोग फसल बोते हैं तो उसके साथ फसल के अलावा, मेन फसल जो हम लोग बोए हैं उसके अलावा उसके साथ कुछ और फसल भी उग जाते हैं, कुछ दूसरे टाइप के रहते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो मतलब मेन फसल है मेरा, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बोलता हूँ खरपतवार। उसको हम लोग कई तरीके से हम लोग निकालते हैं। हम लोग तो ऐसे भी करते हैं, कैसे बोलते हैं, हम लोग दवाई डालते हैं स्प्रेयर के माध्यम से और उसको मार देते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, वर्कर लेके जाकर खेत में उसको निरवा देते हैं, निराई बोलते हैं उसको, निराई मतलब निकलवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं, पूरा फसल तैयार हो गया, उसके बाद कटाई कर देते हैं। कटाई जैसे होगा उसके बाद उसका भंडारण कर देते हैं, मतलब उसको मंडी में या कहीं भी हम लोग बेच देते हैं, तो वहाँ उसका भंडारण किया जाता है। तो एक एक स्टेप को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, कंटिन्यू करते जाएंगे। कंटिन्यू, मिट्टी तैयार करना। पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना को हम पहले स्टेप से देखेंगे। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है। प्रथम चरण क्या है फसल उत्पादन का, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी
को पलटना, पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार से पौधों को जड़ी को सरलता शोषण में सहायक है। देखो क्या बोल रहा है बच्चों कि मिट्टी को हम लोग जब तक हम लोग उलट पुलट नहीं करेंगे या उसको हम लोग भुरभुरा नहीं बनाएंगे, तब तक मिट्टी में जो भी हम लोग बीज बोएंगे उसका जड़ ना अंदर तक क्या होगा बच्चों, फैल नहीं पाएगा। अंदर तक जड़ क्या होगा, फैल नहीं पाएगा। इससे ना पौधे में कमज़ोर हो जाएंगे, नहीं तो मतलब ऊपर में ही रहेंगे, ज़मीन के ऊपर में रहेगा। ऐसे हाथ से उखाड़ोगे तो उखड़ जाएगा आसानी से, तो वो ठीक से फैला नहीं रहता, मजबूत नहीं रहता। तो उसको हम लोग अगर उत्पादन शक्ति को बढ़ाना है तो पहले पोला बनाता है। पोला मतलब भुरभुरा बनाना होता है, भुरभुरा, जिससे ना जड़ें सरलता से शोषण कर सकती हैं। ठीक है, जड़ें शोषण कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जड़ भी क्या करता है बच्चों, शोषण करता है ना। उसके बाद यह पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए आप लोग देखे होंगे, जिसको हम लोग किसान का मित्र कहते हैं। किसान का मित्र क्या है बच्चों, केंचुआ, जो बरसात के दिनों हमको दिखाई देता है। आप जमीन गीले इलाकों को, जहाँ पर गीले जमीन होंगे आपके आसपास, मतलब उसको कोड़ना, मतलब खनना, मतलब उसको वहाँ पर खुदाई करना, तो देखना छोटे छोटे केंचुए मिल जाएंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि वो भुरभुरा बनाते हैं बच्चों, इसीलिए इसको किसान का मित्र बोलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक है। यहाँ जीवों किसान का मित्र है। देखो पूछा जा सकता है किसान का मित्र किसे कहे जाते हैं, तो केंचुए को कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं बच्चों। देखो ये क्या करते हैं बच्चों, मेनली केंचुआ का साथ, जैसे आप देखोगे ऐसा केंचुआ है, ये केंचुआ है मेरा, तो क्या होता है ये मिट्टी को ना खाता है बच्चों, मिट्टी को ये खाता है, और इसका वेस्टेज जो पीछे तरफ से निकलेगा, यही जो बाहर निकला है, ये मेरा उर्वरक टाइप का काम करेगा, खाद की टाइप काम करेगा। ह्यूमस बोलते हैं उसी को, क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो इसके उत्पादन में ये मदद करता है बच्चों। ये समझ आ गया? अच्छा सर, हमको ये भी समझ आ गया। अब आगे देखते हैं और क्या दिया है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी क्या पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु के सजीव होते हैं। मिट्टी में सभी चीज़ होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं, ये हमको पता है। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं या पौधे में अवशोषित किए जाते हैं। देखो पौधों को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं बच्चों, जैसे कोई पौधे मर गया है ना, तो पौधा मर गया या कोई भी जीव मर गया, तो क्या होता है, जमीन में मिल जाता है। और जमीन में मिल जाता है मतलब वो पोषक तत्व जिस पौधे में जो मर गया या जो जंतु मर गया, उसमें के अंदर जो पोषक तत्व था वो जमीन में मिल गया। अब उस जमीन से जड़ द्वारा पौधे अवशोषित कर लेते हैं, तो वो किस में चला गया, पौधे में चला गया। तो इस प्रकार से पौधों को एक प्रकार से लाभ होता है बच्चों। क्या होता है, पौधों को एक प्रकार से लाभ होता है। ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। जो मिट्टी के कई लेयर है, जैसे ऊपरी लेयर है, उसके बाद कई लेयर ऐसे होते जाते हैं ऐसे। तो बोल रहे हैं कुछ सेंटीमीटर के एरिया कैसा रहेगा बच्चों, मिट्टी की पौधों की वृद्धि में सहायक रहेंगे। कैसे रहेंगे, मिट्टी की पौधे के वृद्धि में सहायक रहेंगे। इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम उसको क्या करते हैं, उलटते पुलटते, मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जुताई के तो उलट पलट जाता है ना, तो पोषक तत्व तो ऊपर आ जाता है फिर, और इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग बुआई करेंगे तो उसका उपयोग कौन करेंगे, पौधे करेंगे बच्चों। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमको मिट्टी तैयार कैसे करेंगे बच्चों, मिट्टी को उलट पुलट के उसको पोला बनाएंगे, तभी हमारा क्या होगा, फसल उत्पादन अधिक होगा। तो पहला हो गया मिट्टी तैयार कैसे करेंगे, मिट्टी को अलट पुलट करेंगे, पोला करेंगे, खाद देंगे। ठीक है, जिससे कोई जीव जंतु मर गया, उसको पोषक तत्वों को पौधे ले लेता है, तो पौधे में क्या होता है, उसकी उत्पादन शक्ति, जो भी बीज का उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हम ये समझ गए। अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब उसी को बोलते हैं, हम देखो कैसे हम लोग उलट पुलटते कैसे करते हैं। मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाता है। तो जुताई क्या होता है बच्चों, ट्रैक्टर आप देखे होंगे, ट्रैक्टर में पीछे तरफ फंसाए रहते हैं, उसको बोलते हैं जुताई करने के लिए, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। देखेंगे पीछे डायग्राम में दिया होगा, देखेंगे। इसे हल चला कर सकते हैं। यहाँ हल क्या होता है बच्चों, हल लकड़ी का अथवा लोहे के बने होते हैं। हल क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे श्री कृष्ण देखते हैं, उसमें उसका भाई क्या होता है, बलराम होता है। बलराम उसका हथियार क्या होता है बच्चों, होता क्या है, हल होता है, वो हल पकड़ा होता है ना, वही हल है। ये भी लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जैसे गर्मी के मौसम में हम फसल की बुआई कर रहे हैं, अगर पानी उस टाइम नहीं गिरा है तो हमको पहले पानी बोरवेल्स के माध्यम से क्या करेंगे, पानी खेत में डालेंगे। उसके बाद जब ज़मीन क्या हो जाएगा, नम हो जाएगा,
तो क्या करेंगे बच्चों, उसको हम लोग फिर जुताई करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखते हैं बच्चों, हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि अब तो जो जुताई करते हैं उसे हल कहते हैं बच्चों। तो हल क्या होता है, लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे के होता है। यदि मिट्टी को अच्छे सूखी है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पानी डाल देते हैं, फिर जुताई करते हैं बच्चों। यदि उसका जो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर देखो, पानी देते जुते हुए खेत में मिट्टी बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। ढेले मतलब बहुत बड़े, जैसे हम लोग सूखे मिट्टी को हम लोग जुताई कर रहे हैं बच्चों, तो बहुत बड़े बड़े ढेले निकल जाते हैं, मतलब माटी के बड़े बड़े टुकड़े बोल सकते हो, निकल जाते हैं। और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है वो, क्योंकि फसल भी उससे उग नहीं पाता ठीक से, मतलब जो बीज होता है ढक नहीं पाते। उसको हम लोग एक फाटल की सहायता, इन्हें एक फाटल की सहायता से तोड़ना पड़ता है। एक मशीन होता है, उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है, तभी हम लोग अच्छा होता है। फसल उत्पादन करना है तो हमको जमीन को क्या करना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, याद रखेंगे, किसके द्वारा, पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इसे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। हाँ, ये भी हम लोग समझ गए बच्चों। उसके बाद क्या हो गया, पूरा मिट्टी मेरा पूरा तैयार होगा। क्या हो गया बच्चों, मिट्टी पूरा मेरा तैयार होगा। जुताई कर लिया, पोला कर लिया, समतल कर लिया, मैं पूरा तैयार हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो कृषि औजार लगेगा उसको देखता हूँ। तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है, ये हो गया। यहाँ कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति का देखो, एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपने बैल, तो हमको यहाँ किसान दिखाई दे रहा है बच्चों, जिसमें क्या कर रहे हैं, ये किसान है, दो बैल लेकर एक हल के माध्यम से खेतों को क्या कर रहे हैं, जोत रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जुताई कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं एक एक चीज़ को क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, हम लोग सभी चीज़ को देखेंगे। तो हल क्या होता है, देखो हल होता क्या है बच्चों, हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई के लिए किया जा रहा है। खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को कुचलने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जुताई करने के लिए, फसल को मिलाने के लिए, खरपतवार को निकालने के लिए, खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैल की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जा सकता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी होता है। अभी क्या होता है तिकोनी, हम लोग देखेंगे, उसको फाल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, फाल कहेंगे। और उसके बाद बोलते हैं जिसमें एक मुख्य भाग लकड़ी लंबी का बना होता है, जिसे हम लोग हल सेप्टा बोलते हैं। एक लंबा लकड़ी होता है, उसमें एक हल सेप्टा कहते हैं उसे। इसके एक सिरे पर क्या करते हैं हम लोग, हैंडल होता है, तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे की हल तेजी से देसी लकड़ी की हर जगह को ले रहा है बच्चों। तो उसके बाद देखते हैं कुदाली। तो कुदाली के पहले हम लोग इसको पहले समझ जाते हैं, किसको क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, एक त्रिकोणीय आकार का लोहे का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पर, उसको मैं बोलता हूँ बच्चों फाल बोलता हूँ। क्या बच्चों बोलता हूँ, फाल। और उसके बाद बोलते हैं उसको, वो जो लंबा डंडा होता है यहाँ पर, उसको मैं बोलता हूँ हेल सेप्ट बोलता हूँ। और ये जो बैलों के गर्दन में जो लगा हुआ है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, जोत बोलता हूँ बच्चों। अब इसका एक दूसरा सिरा, ये वाला सिरा कौन पकड़ता है बच्चों, किसान इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं बच्चों। उसके बाद देखते हैं कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ये भी क्या है, खरपतवार को निकालने के लिए, पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी और लोहे की छड़ होती है, जिसका ऊपरी सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट, उसके बाद क्या बोला है, लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये जो हमको दिखा है बच्चों, कुदाल ही है। ये भी, इसका भी उपयोग हम लोग क्या किसके लिए करते हैं, खरपतवार निकालने के लिए या पोला करने के लिए ही हम लोग करते हैं। ये हैंडल होते हैं, इसको पकड़ते हैं। ये जोत होता है, ये छड़ होता है बच्चों, ये मुड़ी हुई प्लेट होता है, इसी के माध्यम से ये घूमता है। मतलब इसको ऊपर नीचे, मतलब आगे पीछे करते हैं, जिससे के माध्यम से ये निकलता है बच्चों। ठीक है, मतलब जो खरपतवार है उसको निकालूंगा या पोला करूंगा ज़मीन को, उसके लिए। उसके बाद आता है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर तो आज के मतलब दुनिया में बोले, मतलब अभी के दुनिया में बोले, तो कल्टीवेटर तो बहुत ही हो गए हैं। ठीक है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं श्रम दोनों की बचत होती है। जो कार्य बैल और जो हल के द्वारा हो रहा था, जैसे एक दिन लग जा रहा था, उसको हम लोग 1 घंटे में आजकल ट्रैक्टर की मदद से कर रहे थे। तो कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पीछे तरफ लगा हुआ है कल्टीवेटर, ये इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं,
जुताई करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों बुआई। तो बुआई उसके बाद हम लोग जुताई कर लिए, तो अब उसके बाद बुआई तो करना पड़ेगा। तो हम लोग साफ सुथरे बीज, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को क्या करते हैं, बोते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। तो बीजों का चयन हम लोग अच्छे से करना पड़ता है बच्चों। उसके बाद क्या देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं हम लोग, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं तो क्या बीज बैठने, देखो पानी में बैठ जाते हैं और हल्के, देखो आप बीज को लो, अच्छे गुणवत्ता का है कैसे है पता चल जाएगा। बीज को लो, पानी में डाल दो, जो बीज, कुछ बीज पानी में ऊपर में रहेंगे, कुछ ज़मीन में मतलब पानी के अंदर बैठ जाएंगे, कुछ भारी होंगे, कुछ क्षतिग्रस्त रहते हैं। ये सभी क्या कहते हैं, जो अच्छे बीज रहेंगे जो ज़मीन में बैठ जाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बो देंगे। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यहाँ अच्छी विधि है बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाना औजार कीप के आकार का होता है। कैसे होता है, अब कीप कैसे होता है बच्चों, कीप होता है ऐसे, कीप देखे होगे ऐसे होता है ना कीप, ये ऐसा कीप होता है। ऊपर से हम लोग डालते हैं और नीचे के यहाँ तरफ से क्या हो जाता है, ये निकल जाता है। कैसा होता है ये, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, इसको डालते हैं ऐसे। तो बीजों को कीप के अंदर डालने पर यहाँ 2-3 न्यूक्लियरी सिरों वाली पाइप से गुजरती हैं और सिरों को भेद कर बीजों को स्थापित कर, यहाँ से बीजें फिर क्या होती हैं, ऐसे निकलती हैं। देखते हैं डायग्राम में समझ आ जाएगा। देखो क्या क्या है, यहाँ से मैं उस व्यक्ति किसान क्या कर रहा है, डाल रहा है, और यहाँ से पाइप के माध्यम से यहाँ पर खोलेगा, जो फॉल था वहाँ पर ना एक छेद होता है, वहाँ के माध्यम से वो ज़मीन में मिलते जाता है। बैल आगे चलते जाएगा, यहाँ पर बीज क्या होता है, फिर लाइन टू लाइन क्या होता है, गिरते जाएगा। ठीक है, तो बीज बोने का यह पारंपरिक तरीका, मतलब प्राचीन काल से यही का तरीका अपनाया जा रहा है। उसके बाद आया सीड ड्रिल आ गया बच्चों। अब सीड ड्रिल क्या होता है सर, सीड ड्रिल ये होता है कि आजकल बुआई के लिए ना ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करते हैं कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाती है। बीजों को पक्षियों द्वारा बचाए जाने से रोका जाता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने और श्रम के दोनों को बचे। सीड ड्रिल ये होता है बच्चों कि हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं क्या होता है। सीड ड्रिल में देखो, इसमें क्या होता है, बीज को हम लोग ऊपर किससे डालते हैं, तो हर में पाइप डाला लगा होता है। जितने ये दिख रहे हैं मेरे को, उसमें क्या लगा होता है, पाइप लगा होता है। तो हर एक में क्या हो जाता है, बीज जाते जाता है, लाइन से जाते जाता है, और क्या होता है, बीज को साथ में ढकने का भी काम करता है, ताकि जो पक्षियाँ हैं या बंदर है, किसी भी जानवर से उसको बचाया जा सके। तो ये अच्छी विधि है, सरल और सस्ती विधि है, कम टाइम में ये कार्य हो जाता है, ये सीड ड्रिल विधि है। ठीक है, पौधों को अत्यधिक घने रोकने से, यदि पौधे बहुत घने हो गए तो उनको भी रोकने के लिए ना अच्छी विधि है। जैसे पहले क्या करते हैं, ऐसे बुआई कर देते थे, ऐसे छींट देते थे खेत में और जग जाते तो बहुत घने हो जाते, तो इसको रोका भी जा सकता है हम लोग इसकी मदद से। हम लोग इसका सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए इसीलिए। ठीक है, तो और ये देख, उसके बाद देखते हैं खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब जैसे हम लोग बुआई करते हैं तो उसमें खाद और उर्वरक क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, खाद एवं उर्वरक क्या कर देते हैं, हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ क्या करता है, मिट्टी पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है और उसको खाद और उर्वरक कहते हैं। तो खाद और उर्वरक क्या होता है ये पता रहना चाहिए। इसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद और उर्वरक में डिफरेंस या अंतर पूछा जा सकता है। तो मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। मिट्टी क्या करती हैं, फसल को खनिज प्रदान करती हैं। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता है। खेत का भी समय खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। आप लोग अब देखे होंगे कि कई किसान क्या करते हैं, लगातार जैसे एक फसल कटाई हो तुरंत दूसरा फसल बो दिए, फिर फसल कटाई तो ज़मीन क्या खाली कुछ टाइम के लिए भी नहीं रह पाता। ऐसे में क्या होता है बच्चों, जो ज़मीन के पोषक तत्व है वो क्या हो जाते हैं, पूरा नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खाद डालते हैं। क्या करते हैं, ताकि पोषक तत्व मिट्टी के जो बनी रहे, क्या हो, पोषक तत्व मिट्टी की बनी रहे। तो फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए हेतु किसान में खाद देते हैं। यहाँ प्रक्रम खाद देना कहलाता है। खाद देना मतलब जो क्षति हो गए हैं बच्चों, पोषक तत्वों क्या हो गया, क्षति हो गई। क्यों, लगातार बुआई कर रहे हैं तो क्षति हो गया था, तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। क्षति के कारण है पूर्ति, तो पूर्ति करने के लिए हम क्या डालते हैं, खाद देते हैं। इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलता हूँ, खाद देना कहता हूँ। खाद एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ है, जो कि पौधों एवं जंतु अपशिष्ट प्राप्त होता है। खाद क्या है, जैविक पदार्थ। जैसे गोबर खाद बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कि जो गाय के बैल को जो भी होते हैं उसका वेस्टेड प्रोडक्ट होता है, उससे बनाते हैं हम लोग क्या बनाते हैं,
गोबर गैस बनाते हैं, उसके बाद गोबर खाद बन जाता है बच्चों, जिसको कंपोस्ट खाद भी बोलते हैं। ये सभी क्या होता है, खाद होता है। ये कब कैसे बनता है, जो पौधे और जंतु के अपशिष्ट पदार्थों से क्या होता है, बनते हैं तथा इसको क्या करते हैं, एक गड्ढे में डाल देते हैं और अपघटन के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और उसको अपघटित कर देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर केचुए डाल दें तो और जल्दी से हो जाएगा, तो वर्मी फार्मो कंपोस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है, खाद कैसे बनाते हैं हम लोग, हम बोल सकते हैं गड्ढे तैयार करेंगे, उसमें जितना भी वेस्टेड है उसको डाल देंगे और छोड़ देंगे ऐसे, तो क्या हो जाता है, वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, हम तो ये भी समझ गए। अब उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग, और क्या है इसमें देखते हैं आगे, इसमें यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे उर्वरक। उर्वरक क्या होता है देखेंगे। उर्वरक क्या है, रासायनिक पदार्थ है। ये क्या है, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, जबकि खाद एक जैविक पदार्थ है। ठीक है, जो विशेष पोषकों के से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है, हम लोग कैसे देखेंगे। हम लोग खाद को हम लोग क्या बनाते हैं, घर में मतलब कहीं पर गड्ढे खनेंगे, वहाँ पर वेस्टेड प्रोडक्ट को डालेंगे और उसको बना सकते हैं। लेकिन हम लोग उर्वरक को घर में नहीं बना सकते, उसको हम लोग इसमें कंपनियों में बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। जैसे यूरिया आप लोग सुने होंगे, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी हमको कहाँ मिलता है, फैक्ट्रियों से मिलता है। तो इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली। परंतु उर्वरक को अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई। देखो बच्चों, हम लोग जैसे उर्वरक तो डालेंगे खेत में, पर वो कुछ क्षण के लिए ही मतलब उत्पादन शक्ति को बढ़ाएगा, लेकिन वो पूरा जमीन की उर्वरक शक्ति है उसको वो घटा देता है। क्यों बच्चों, उर्वरक। तो हमको उर्वरक कम डालना चाहिए, खाद अधिक डालो तो उससे अच्छा हमको मुनाफा होगा, और कई पीढ़ी तक मतलब कई फसल बोलो फिर भी मिट्टी की उपज शक्ति बनी रहेगी। तो हमको क्या डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए। ठीक है, और उर्वरक से डालने से यहाँ जल प्रदूषण भी होता है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। तो खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन क्या दिया है, गठन एवं जल अवशोषण शक्ति में वृद्धि। जैसे हम लोग खाद डालते हैं जमीन में, तो क्या होता है बच्चों, जैसे पानी हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो पानी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। अगर हम लोग खाद डालेंगे तो पानी की रुकने की क्षमता वहाँ पर बोल सकते हैं ज़मीन में, वो अधिक टाइम तक रहेगी, जल्दी से ना सूख नहीं जाएगा, है ना। ये चीज़ होता है, खेत जल्दी से क्या होगा, सूख नहीं पाएगा। अब मिट्टी में पोषकों की प्रतिवृत्ति अन्य तरीका है कि फसल चक्रण करें। हम लोग क्या करें, फसल चक्र, मतलब एक फसल बोए, उसी के साथ उसके बाद हम लोग दूसरा फसल बो। एक ही फसल को कंटिन्यू नहीं बोना चाहिए, लगातार नहीं बोना चाहिए, जिससे पौधे की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है। तो हमको फसल उत्पादन शक्ति को बढ़ाना है, पोषक तत्वों को अच्छे बनाए रखना है जमीन का, तो हमको फसल चक्र करना चाहिए। फसल चक्र क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के फसलों को बोते हैं। ठीक है, तो फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। मतलब एक फसल बोए उसी के साथ दूसरा फसल भी बो सकते हैं, मतलब एक ही फसल को नहीं बोना है ना। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इसी मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब हम पिछले कक्षा में हम और क्या पढ़े, राइजोबियम जीवाणु के बारे में या बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हैं। तो राइजोबियम क्या होता है, ये फलीदार पौधे जैसे मटर हो गया, इन सभी पौधों को आप उखाड़ के देखना। जो मटर के पौधे होते हैं उसको उखाड़ के देखना, जब उसका फूल आ जाएगा, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसके जड़ों में क्या होता है, छोटे छोटे गांठ होते हैं, मतलब ग्रंथि होता है, उसके जड़ों में क्या होता है, ग्रंथि होते हैं। उसमें क्या करता है, ये राइजोबियम जीवाणु उस ग्रंथि पर क्या कहा जाता है, अटैक करता है, और जो वातावरणीय क्या होते हैं, जो वायुमंडलीय में जो नाइट्रोजन होते हैं उसको क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, मतलब पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको खाद एवं उर्वरक में अंतर याद रखना है बच्चों, आपको पूछा जा सकता है 3 से 4 नंबर में, तो आप लोग याद रखेंगे। तो उर्वरक क्या है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। मानव द्वारा निर्मित करते हैं इसको, फैक्ट्रियों में जाकर कौन काम करते हैं, इंसान ही करता है ना। लेकिन खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, क्यों, क्योंकि उसको जमीन में हम छोड़ दिए तो वो अपने आप खाद बन जाता है, गोबर पौधे का अवशेष डालते हैं। उर्वरक क्या होता है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, लेकिन जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है, खेत में बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं। उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस कहाँ प्राप्त होता था, वो तो और कुछ समय के लिए बस क्या करता था बच्चों, उत्पादन शक्ति बढ़ाता था, फिर नष्ट हो जाता था। लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, उर्वरक में पोषक पदार्थ जैसे क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन खाद में क्या होता है, सभी पौधे मतलब जितना चाहिए पौधों को वो सभी चीज़ होते हैं। खाद में पोषक
पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। मतलब जितना चाहिए उतना होता है पर अधिक नहीं होता है, ऐसा है। मतलब जितना सफिशिएंट चाहिए उसको वो चीज़ होता है। तो ये खाद और उर्वरक में हमको अंतर हमको पता रहना चाहिए। तो खाद के बहुत अधिक लाभ है, हम लोग जान गए। खाद से बहुत अधिक लाभ है कि मिट्टी को जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जल को अधिक समय तक रखता है वो, मतलब ज़मीन को सूखने नहीं देता आसानी से, मिट्टी को भुरभुरे बनाते हैं, सरंध्र बनाते हैं, मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे केचुआ, इसको डालेंगे तो वृद्धि हो जाएगा, लेकिन उर्वरक डालेंगे तो केचुआ मर जाता है, जिससे किसान का मित्र मर गया मतलब किसान ही मर गया, समझ लो। किसान का मित्र मर गया मतलब किसान, तो किसान को ठीक से उत्पादन ही नहीं मिलेगा ना। तो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसको उत्पादन में बढ़ावा देते हैं कौन? खाद। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अच्छा बच्चों, हम ये समझ गए। अब सर अब क्या समझेंगे? अब क्या समझेंगे? सिंचाई। सिंचाई के बारे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों समझते हैं। ठीक है, तो सिंचाई क्या होता है बच्चों? सिंचाई जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरक का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं होता। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं आप लोग ही बताओ। यदि मैं बीज को ऐसे ही डाल दिया, वहाँ पर पानी ही नहीं डाला, सिंचाई ही नहीं किया, तो क्या जो बीज में अंकुरन होगा, बीज क्या पौधे में बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा, ऑब्वियसली नहीं बदल पाएगा। आप ही लोग बोलोगे कैसे बात कर रहे हो सर कि पानी डालेंगे तभी तो होगा, है ना? तो क्या होगा? पानी डालेंगे तभी होगा भाई। तो पौधों में 90% क्या होता है बच्चों? जल होता है। हम लोग ये पता चल गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों और क्या देखते हैं हम लोग। जल में घुले हुए पोषक पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में प्रत्येक भाग में होता है। जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, जड़ से हमको क्या मिल गया? जल पोषक तत्व मिल गया, किसको? पौधों को। तो वो पौधे के विभिन्न भाग में किसके माध्यम से पहुंचाता है बच्चों? जल के माध्यम से ही पहुंचाता है। तो स्वस्थ फल पौधे की वृद्धि की क्या दिया है, देख लेते हैं। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। अच्छा बच्चों, तो सिंचाई में किसे कहूँगा? याद रखेंगे, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। परिभाषा याद रखेंगे, निश्चित अंतराल पर खेत में सिंचाई देना क्या कहलाता है बच्चों? सॉरी, निश्चित अंतराल में खेत में जल देना, उसको क्या कहलाता है? सिंचाई के लिए। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतुओं में भिन्न होता है, अलग अलग में होता है। मतलब अगर गर्मी का मौसम है तो उसको अधिक बार पानी देना पड़ेगा, ठंड का मौसम है कम पानी देना पड़ेगा, बरसात का है तो उसमें और कम देना पड़ेगा, क्योंकि बारिश से हमको पानी मिल जाता है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए बच्चों। अच्छा, तो सिंचाई देना बहुत ही जरूरी है। और सिंचाई के विभिन्न स्रोत हमको मिलते हैं। प्राचीन काल में भी अनेक स्रोत थे, जैसे कुएं, नलकूप, जलाब, तेल, झील, क्या है, नदियाँ, बांध है, नहर है, ये सभी चीज़ हमको सिंचाई के स्रोत के रूप में मिल जाता है। जैसे ये देखो, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, मोट, चित्र में दिया है मोट। तो ये क्या होता है बच्चों? इन्होंने क्या किया, कुएं से पानी को निकाला और उसमें क्या बना है बच्चों? क्या बताया है? एक रास्ता बनाया है, जिसके माध्यम से ये कहाँ जाएगा? एक खेत की ओर उसका जाएगा। ठीक है, अगले डायग्राम और देखते हैं। चेन पंप, इसको क्या किए, जैसे ही चेन को मैं घुमाते हैं जाता हूँ तो पानी वहाँ से निकलते जाएगा और पानी इधर बहते जाएगा। ये होता है चेन पंप होता है। क्या बताया? तो चेन, अंदर में क्या रहेगा? पानी रहेगा, उसको हम लोग चेन की मदद से निकाल रहे हैं। और एक और दिया है ढेकली, दिया है ढेकली। ढेकली भी क्या है? देखो, पत्थर की दो लकड़ी को मैंने क्या किया, पत्थर से बांध दिया। इसको फिर से ऊपर उठाऊंगा तो ये अंदर जाएगा कुएं के अंदर, फिर से वो पानी भर जाएगा जब बाल्टी में, उसको फिर से इसको दबा दूंगा, इसको फिर से पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, प्राचीन काल में ये सभी चीज़ करते थे। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके ये सभी चीज़ हैं। देखो क्या क्या दिया है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है बच्चों। क्या होता है? वो टाइम कंज्यूम, मतलब अधिक टाइम लेने वाला होता है ये। ठीक है, जैसे मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट है, ये सभी चीज़ होता है बच्चों, जिसको आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे नाम को। ठीक है, तो जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत संयंत्र। आजकल क्या करते हैं हम लोग, अगर जल को हम लोग कहीं से तालाब से या कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान ले के जाना है तो हम लोग क्या करते हैं? पंप का उपयोग करते हैं, मोटर पंप को, ये सभी यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कोल्हू। क्या बोलते हैं? कोल्हू का बैल है, सुने होंगे नाम, कोल्हू का बैल। ये क्या करते हैं? ऐसे इसको घुमाते जाते हैं तो यहाँ से पानी क्या होगा? निकलेगा बच्चों। तो ये होता है, अलग चीज़ है ये, है ना? हम लोग कहीं पर देखे भी होंगे, आप लोग कहावत भी सुने होंगे, कोल्हू का बैल, है ना? ये होता है।
अब आधुनिक तंत्र देखते हैं, वो पारंपरिक है, प्राचीन है, पारंपरिक या प्राचीन तरीका है वो, ठीक है। अब आधुनिक आज के युग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले करते हैं छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये पाइप का पूरा मतलब पाइप को क्या करते हैं पूरा खेत में बिछा देते हैं, उसमें क्या लगा देते हैं बच्चों, स्प्रिंकलर लगाते हैं, ऊपर चिड़िया टाइप का एक स्ट्रक्चर लग रहा था बच्चों, उसको क्या करते, जैसे ही पानी हम लोग मतलब पाइप में क्या है पानी आया तो वो क्या होता है ऐसे ऐसे छिटकता है पानी, फिर यहाँ से जैसे आया ऐसा पानी तो वहाँ पर इसे ऐसा 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 छिड़काव होता है पानी का। तो इससे ना पानी की मतलब कम मात्रा, ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता और कम मात्रा में ही पौधों को जितना चाहिए उतना हमको मिल जाता है बच्चों। तो सिंचाई छिड़काव तंत्र क्या होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। किसके लिए, याद रखेंगे, असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जल पर जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हैं उधर वो पाइपों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, मैं बताया, जो ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे रहेंगे, घूमते रहेंगे और पानी को छींटते रहते हैं, मतलब फेंकते रहते हैं। यहाँ पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वहाँ घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। हम लोग मुख्य पाइप से क्या करेंगे, उसको भेजेंगे। देखो मैं यहाँ पर देखो, इसको मुख्य पाइप के माध्यम से इसको भेज रहा हूँ, लेकिन जैसे जल फेंकना होता है इसको इस पाइप से मैं जोड़ा हूँ, ऐसे ऐसे जोड़ा गया है, ऐसे ऐसे जोड़ा गया, तो यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, देखो पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों, ये क्या होता है, स्प्रिंकलर मेथड। क्या होता है ये, स्प्रिंकलर मेथड। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है, हमको ऐसा ही लगता है कि वर्षा हो रही है, ऐसा लगता है। दूसरा होता है ड्रिप मेथड। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों में, इसको बूंद बूंद टपक सिंचाई टाइप के बोल सकते हैं, टपक सिंचाई नाम सुना होगा। इसको क्या करते हैं, जो पाइप है उसमें से मतलब ना बूंद बूंद ऐसे बूंद बूंद पौधों को क्या मिलता है, पानी ऐसा मिलता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र किसे कहते हैं, जिसमें जल को सिंचाई कैसे के माध्यम करते हैं, बूंद बूंद के माध्यम से करते हैं। ये कब करते हैं, फलदार पौधों, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने के लिए यहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, हमको ये भी समझ आ गया। ये देखो, ये टपक सिंचाई का है, ये ड्रिप तंत्र, यहाँ पर इसको पाइप से जोड़ दिया गया है और टपक के माध्यम से इन पौधों को क्या कहता है, बूंद बूंद माध्यम से इसको पानी ऐसे दिया जाता है। अच्छा सर, हम तो ये भी समझ गए भाई, इसमें तो कठिनाई नहीं है। अब खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार क्या करता है, मैं शुरू में बताया था बच्चों, खरपतवार हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो मेन पौधे हैं मेरे को, जैसे गेहूं को फसल उगाया हूं तो उसको नुकसान पहुंचा, उसको क्या करते हैं हम लोग, निकाल देते हैं। तो खरपतवार किसे कहेंगे, हम याद रखेंगे, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। अन्य अवांछित पौधे फसल के साथ क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूँ, खरपतवार कहता हूँ। तो खरपतवार को फिर हटाना पड़ता है हमको। तो खरपतवार हटाना के क्या कहते हैं, हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है। यदि हम लोग निराई नहीं करेंगे तो पौधों जो फसल की उत्पादन शक्ति कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह, प्रकाश, स्पर्धा फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, मनुष्य और जंतु के लिए विषैले भी होते हैं। कई खरपतवार विषैले होते हैं, कई जो फसल मेन फसल है मेरा, उसकी उत्पादन शक्ति में उसको इफेक्ट पहुंचाता है, मतलब उसको उत्पादन शक्ति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इसको हटाना जरूरी है। तो हर खरपतवार को हटाने के लिए बहुत से उपयोग किए जाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत को जोतने से खरपतवार क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, हट जाते हैं, मर जाते हैं। इससे खरपतवार सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पुष्पन एवं बीज से बनने से पहले होता है। यदि हम लोग पुष्पन की बात करते हैं तो खरपतवार को हटाने समय पुष्प जो है खिला हुआ है वो सभी क्या होंगे, झड़ जाएंगे। तो हमको पुष्पन से पहले ही हमको उसको क्या कर दें, उखाड़ कर निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका उपयोग क्या करते हैं, यहाँ कार्य खुरपी तथा हैरो की सहायता की जाए। तो हम लोग निराई का कार्य मुख्यतः किसके माध्यम से करते हैं, खुरपी या हैरो की सहायता से करते हैं। या फिर हम लोग कुछ रसायन डाल दें जिसके सहायता से वो खरपतवार मर गया, उसको क्या बोलता हूँ, खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी क्या है, जो खरपतवार को मार दे, नाश कर दे, उसका मार दे उसको, तो वो होता है खरपतवार। जैसे 2,4-D एक क्या है अपना, खरपतनाशी है, ठीक, क्या है, खरपतवारनाशी है। जैसे 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार को जल में आवश्यकता अनुसार स्प्रेयर की सहायता से इसको छिड़का जाता है। किसकी सहायता से, स्प्रेयर की सहायता से छिड़का जाता है।
अब स्पेयर क्या होता है सर, जैसे इसके जैसे पीठ में देखो, इसके पीठ में बैक साइड में एक लगा हो बैक टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसी को बोलते हैं हम स्पीयर बोलते हैं। इसको देखो जल के ऐसे फुहारा टाइप के इसको यहाँ से छिड़काया जाता है फसल में, ठीक है, जिससे वो क्या हो जाता है, जो खरपतवार होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। अच्छा भाई, हमको ये समझ आ गया। जब भी हम लोग खरपतवार को छींचे तब हमको मुंह अच्छे से बांध लेना चाहिए, अगर मुंह में जाएगा तो हमारा श्वसन तंत्र द्वारा हमको नुकसान पहुंचा सकता है। अब फसल मेरा तैयार हो गया पूरा, अब उसकी करते हैं हम लोग कटाई। तो कटाई हमको क्या करते हैं, पहले कटाई कैसे, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई का। तो कटाई हम लोग लगभग हर फसल कितने महीने में तैयार हो जाए, 3 से 4 महीने में क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कटाई। तो कटाई किसे हम लोग बहुत तरीके उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर दराती दिया है। दराती ये सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला, पहले से प्राचीन काल से उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तो नए नए मशीन आ गए हैं। जैसे एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल बीजों दानों को भूसे से अलग कर देता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। जो देखो बीज और बीज को दाने को भूसे से अलग कर देता है, उसको थ्रेसिंग कहते हैं। हार्वेस्टर क्या करता है, वो दोनों पूरा कटाई करता है, पूरा कटाई करता है, दोनों को मिक्स करके रखता है। हार्वेस्टर से काटते हैं तो दोनों मिक्स रहता है। अब दोनों मिक्स है, उसको अलग करना है तो मैं क्या करूँगा, थ्रेसर में डालूंगा, थ्रेसिंग मशीन रहेगा उसको मैं डालूंगा। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर संयुक्त होता है। देखो एक कंबाइन मशीन दिया है, इसमें क्या करूँगा, यहाँ से फसल को काटेंगे, अंदर में ही इसको क्या होगा, एक जगह पहले एकत्रित होगा, उसके बाद क्या होगा, बीज अलग हो जाएगा, जो भूसा निकला है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। ठीक है, हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक क्या बोले हैं, फटक कर अलग करते। फटक कर मतलब बच्चों ये देखो दिया होगा, फटक कर मतलब ये डायग्राम में दिया है, विनोइंग या फटकने वाली मशीन। हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, डालते हैं, तो यहाँ से ना जो भी दाने हैं, जो बीज है मेरा, वहाँ से ये बाहर निकलते जाता है। तो छोटे किसान क्या होता है, छोटे किसान तो ले तो नहीं पाएंगे उतने बड़े बड़े मशीन, तो ये ऐसे इस तरीके से ये करते हैं। अब कट गया धान या कोई भी फसल कट गया, अब उसके बाद क्या करते हैं, उसका भंडारण करते हैं। क्या करते हैं, भंडारण मतलब एकत्रित करके रखते हैं। तो जो हम लोग फसल उत्पादन किए उसको पहले अच्छे से सुखा लेते हैं, धूप में अच्छे से सेंक लेते हैं, सुखा लेते हैं, ताकि नमी ना रहे। यदि नमी रहेगा तो फसल खराब हो सकता है, तो सुखाना चाहिए। उसके बाद उसको क्या करना है, भंडारण कहना चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले भंडारण से पहले धूप सुखाना चाहिए, आवश्यक है। नमी में कमी आ जाए तो उसको अच्छे से फिर सुखा दें, फिर उसको रख देंगे। ठीक है, पर बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण सैकड़ों और भंडार गृहों में किया जाता है। ज़्यादातर बीजों का भंडारण सैकड़ों और भंडार गृहों में किया जाता है, सैकड़ों भंडार गृहों में ही किया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा सर, हमको ये भी पता चल गया। जैसे यहाँ पर बहुत सारे दिए भंडार गृह देखो, जिसमें पूरा बोरे में क्या हुआ है, पूरा भरे हुए हैं फसल को, ये होता है भंडार गृह होता है। क्या होता है, भंडार गृह होता है। पेड़ को जैसे चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राचीन काल में क्या कर देते हैं, अभी भी करते हैं, नीम की सूखी पत्ती को उसमें अनाज में डाल देते हैं। जैसे ना कीड़े, जो कीट है छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, पनप नहीं पाते थे वहाँ पर, है ना, पनप नहीं पाते हैं, या कुछ भी ना केमिकल डाल देते हैं, कोई भी रासायनिक पदार्थ डाल देते हैं, जिससे होता है। अब जंतुओं से भोजन, हमको जंतुओं से कौन से भोजन मिलते हैं। जैसे हमको खाद्य पदार्थ है दूध किससे मिलता है, हमको गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है, ऊँटनी से मिलता है। उसी प्रकार और मांस बोल दो, जैसे मांस अब किससे मिलता है, हमको बोलेंगे मुर्गी से मिलता है ना, मुर्गी से मिलता है। कई लोग सुअर भी खाते हैं, तो अलग अलग होता है, बकरी होता है, इसको भी खा लेते हैं। तो बहुत सारे क्या है, जंतुओं के भोजन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग मछली उपयोग मुख्य आहार के रूप में करते हैं भी हैं। पिछले कक्षा में पौधों के उपयोग वाले खाद्य पदार्थ के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन में विभिन्न चरण हैं, बीजों की चयन, बुआई इत्यादि। इस प्रकार घरों में फार्म पालने अथवा पालतू पशुओं को उचित रूप से भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर इसे पशुपालन, देखो हम लोग खेती करते हैं, खेती के साथ साथ छोटे छोटे क्या करते हैं, पशु भी पाल के रखते हैं। इस प्रक्रिया को यहाँ का बोलता हूँ बच्चों, पशुपालन कहता हूँ। क्या बोलते हैं बच्चों, पशुपालन कहते हैं। तो हम लोग पूरा सीख गए बच्चों, ये पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है, आलू का चैप्टर पूरा ये कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि मैं जैसी वीडियो और डालते जाऊंगा आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलते जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा,
कृषि पद्धति क्या होती है, हमको कृषि में कौन कौन सी वस्तुएं लगती हैं उसको, पशुपालन क्या होता है समझ गए, फसल किसे कहते हैं समझ गए, उर्वरक किसे कहते हैं, भंडार गृह क्या है, कटाई सिंचाई खरीफ खाद हल रबी, ये सभी क्या होता है हम लोग समझ गए। अब इसका जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके जो क्वेश्चन है हम इसको क्या करेंगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये सभी जितने क्वेश्चन हैं मैं इसको बना के रखूँगा, आप लोग उसको फिर नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए थैंक यू।